गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले कक्षा में पढ़ रहे थे महाजनपद क्या है। महाजनपद शब्द आया कहाँ से, महाजनपद का पीरियड क्या है, काल क्या है, और इसके साथ हम पढ़े थे महाजनपद की युग की विशेषताएं क्या हैं जिसके कारण यह अलग हुआ। यह इन बातों की चर्चा हमने पिछले कक्षा में की थी। आज उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि महाजनपदों की शासन प्रणाली कैसी थी। तो सभी महाजनपदों में समान शासन प्रणाली नहीं थी। महाजनपदों के निर्माण की भी दो प्रणाली थी। पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा जनता द्वारा निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि राजाओं के द्वारा निर्वाचन। तो इस प्रणाली के जनपदों में राजा अपने में से किसी राजा को महाजनपद के गणराज्य का राजा चुनते थे। चुनावकर्ता राजा होते थे, महाजनपदीय गणराज्य के सदस्य होते थे तथा किसी भी सदस्य राजा को चुना जा सकता था। ऐसे गणराज्य को हम लोग राजसभोपजीवी कहते थे। इनके पास नियमित सेना होती थी। लिच्छवी, पंचाल और मल। लिच्छवी, पंचाल और मल ऐसे ही महाजनपद थे। इसमें क्या होता था, जो राजा अधिक शक्तिशाली था, जो राजा अन्य राजाओं में अधिक लोकप्रिय था, जो राजा अच्छे प्रशासनिक गुणों से निपुण था, चाहे वह राजा अपने छोटे राज्य का राज हो या बड़े राज्य का राज, इससे कोई मतलब नहीं रहता था। राजा की योग्यता पर निर्भर करती थी, उसकी लोकप्रियता पर निर्भर करती थी, और सभी राजा ऐसे योग्य व्यक्ति को अपने महाजनपद का राजा नियुक्त कर देते थे। तो यह हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राजाओं के द्वारा निर्वाचन। दूसरा आता है जनता द्वारा निर्वाचन। तो दूसरे प्रकार के महाजनपद में राजा का निर्वाचन जनप्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता था, परंतु इनकी कोई अपनी नियमित और वेतनिक सेना भी होती थी, और इनके नागरिक जो है वह स्वयं सैनिक और कृषक होते थे। कहता है कि इनकी कोई अपनी नियमित और वेतनिक सेना नहीं थी। राज्य का प्रत्येक नागरिक सेना होते थे, चाहे वो कृषि कार्य करे और युद्ध के पीरियड में सैनिक कार्य करे, शांति काल में कृषि और संकट काल में सैनिक का रूप में युद्ध करते थे। अतः प्रत्येक को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था। इसी कारण योद्धे राज्य को आयुधजीवी कहा जाता था। इसमें क्या होता था, कोई नियमित सेना इनकी नहीं थी, प्रत्येक जनता सेना, युद्ध काल में वह युद्ध और शांति काल में कृषि, और योद्धे उनका उदाहरण है। और इन ऐसे राज्य को आयुधजीवी राज्य कहा जाता था। अब आता है कि हम लोग शासन प्रणाली में देखें कि महाजनपदों में राजा कैसे बनते थे। अब नागरिकता की बात आएगी। महाजनपद पदों और महाजनपदों में जन्म से ही
सभी नागरिक समान होते थे और स्वतंत्रता का उपयोग करते थे। गणराज्यों के पदाधिकारी वंश या व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि प्रतिभा और गुणों के आधार पर बनाए जाते थे और सभी को गणराज्य में अनुशासन का पालन करना पड़ता था। महाभारत में जहाँ नागरिकता के संबंध में चर्चा है, वहीं यह भी स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार के गणराज्य में केवल राजवंश के व्यक्ति ही राजा बनाए जाते थे। इस प्रकार प्रथम प्रकार के गणराज्य में सम्मान और विशिष्ट नागरिकताएं होती थीं, लेकिन जहाँ दूसरे प्रकार योद्धे राज्य की बात करते हैं, वहाँ अपन हम क्या देखते हैं, सभी व्यक्ति सैनिक हैं, सभी व्यक्ति कृषक हैं। तो दूसरे दर्जे एक ही प्रकार की नागरिकता सभी को है, लेकिन अप्रत्यक्ष राजाओं के द्वारा निर्वाचन प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि सामान्य नागरिकता है और विशिष्ट नागरिकता है। अब चौथा पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि गणतंत्रों का प्रजातंत्रात्मक स्वरूप कैसा था। किसी भी गणराज्य में राजा निरंकुश नहीं होता था। सत्ता विभिन्न व्यक्तियों में बंटी होती थी, विकेंद्रित होती थी। गण परिषदों का उन पर पूर्ण नियंत्रण होता था और तथा यह व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती थी। यानी कि राजतंत्र है, लेकिन सत्ता विकेंद्रित है। सभी के अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, सभी अपने कर्तव्य का पालन करते थे। पंचमा, राजा के अधिकार और कर्तव्य। प्रत्येक गणराज्य का राजा प्रमुख पदाधिकारी होता था। राज्य में शांति, सुव्यवस्था और आक्रमण तथा अपराधियों से सुरक्षा उनके प्रमुख दायित्व होते थे, परंतु गण परिषद के द्वारा बनाए गए नियम और संविधान का पालन उसके प्रमुख कर्तव्य थे। जहाँ राजा वंशानुगत होते थे, वहाँ भी इस प्रकार के अधिकार और दायित्व थे। अयोग्यता के कारण वंशाक्रम को समाप्त भी किया जा सकता था। राजतंत्र में भी ऐसी व्यवस्था थी। अब आइए मंत्री परिषद। राजा और गण परिषद के मध्य मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के परामर्श से राजा अपने अधिकार और कर्तव्यों को पूरा करते थे। मंत्री परिषद के सदस्य धर्म, विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति आदि के विशेषज्ञ होते थे। लिच्छवी गणतंत्र में 9 और मल्ल राज्य में 4 मंत्री थे। मंत्री परिषद गण परिषदों के प्रति उत्तरदायी होती थी। हम यहाँ क्या देखते हैं, मंत्री परिषद राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं, बल्कि गण परिषद जो उनकी सभा समिति थी उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। अब 7वां, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका सभा को गणराज्यों में संस्थागार कहा जाता था। संस्थागार, इसमें प्रतिष्ठित, कुलीन और प्रतिभा संपन्न नागरिक होते थे। किसी गणराज्य में इन्हें राजा और उनके पुत्रों को उपराजा भी कहा जाता था। संस्थागार के दूसरे सदन में चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। लिच्छवी गणतंत्र में केंद्रीय और प्रांतीय संस्थागार थे और स्थानीय संस्थागार भी थे, और अन्य छोटे गणतंत्रों में तो एक ही संस्थागार थे। मौर्य, कोलीय ऐसे ही संस्थागार थे। गणराज्य महाजनपद नहीं थे मौर्य और कोलीय, संस्थागार थे, यानी प्रांतीय इकाई थे। और अपने यहाँ या शासन प्रबंध जनता के सपोर्ट से संस्थागार के द्वारा शासन संचालित करते थे। अब आता है
न्यायपालिका। तो महाजनपदों में व्यवस्थित और नियमित न्यायालय होते थे। सभी न्याय कार्य महाजनपद के राजा और जनपदों के राजा के अधीन थे। न्यायपालिका के निम्न पदाधिकारी थे। पहला, विनिश्चय महामात्र। यह तथ्यों को संग्रहित कर निर्णय करता था कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं। दूसरा, व्यवहारिक विनिश्चय महापात्र। अपराध सिद्ध होने पर दंड के लिए अपराधी को व्यवहारिक अधिकारी के पास भेजता था। तो विनिश्चय महापात्र का क्या काम था? तथ्य को संग्रहित करना और उस आधार पर निर्णय लेना कि वह व्यक्ति अपराधी है या निर्दोष है। व्यवहारिक विनिश्चय महापात्र का क्या काम था? अपराध सिद्ध हो गया है तो दंड के लिए अपराधी को व्यवहारिक अधिकारी के पास भेजना। तीसरा पद था सूत्रधार। अपराध को सिद्ध करने के लिए कार्य करता था कि यह जो अपराध सिद्ध हुआ है उसके प्रति अब और ज़्यादा उसका मूल्यांकन किया जाए, निरीक्षण किया जाए और जो तथ्य दिए गए हैं उस तथ्य का पुनर्विचार किया जाए, उस तथ्य को जांचा जाए। वह थे सूत्रधार। और चौथा है अष्टकुलक। संपूर्ण कार्यवाही इनके देख रेख में होती थी। अष्टकुलक के बाद अष्टकुलक प्रकरण को उप राजा के पास भेजता था। अष्टकुलक सब कुछ देख लिया तो उप राजा के पास इसे भेज दिया। उप राजा सूक्ष्म अध्ययन करते थे और राजा के पास अंतिम न्याय के लिए भेजते थे। न्याय विधान जो है लिखित है, निष्पक्ष है और प्रजातंत्रवादी होता था। दंडाधिकारी दंड और कारावास की व्यवस्था करता था। अब जब न्याय मिल गया तो उसे दंड देना है तो कारावास की भी व्यवस्था थी। दंडाधिकारी का काम था दंड करना और कारावास की व्यवस्था करना। अब वहाँ एक तीसरे प्रकार की शासन थी, स्थानीय स्वशासन। महाजनपदों में शक्ति को शासन की इकाइयों में बांटा गया था, अर्थात शक्ति को विकेंद्रित किया गया था। जनपद थे, नगर थे, ग्राम थे। इन जनप्रतिनिधि इनके होते थे जो स्थानीय साधनों की मदद से शासन कार्य और न्याय का कार्य करते थे। प्रशासन के लिए निर्वाचित परिषदें होती थीं और ग्राम में पंचायतें होती थी। इस प्रकार निचले स्तर पर शासन व्यवस्था किया जाता था और यह शासन व्यवस्था स्थानीय स्वशासन कहलाता था। थैंक यू। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे जन जन तक, प्रत्येक विद्यार्थी और आम जनता तक पहुंचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।